गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन विद शॉर्ट फॉर्म या विद स्टोरीज। ठीक है, हम एक स्टोरी बनाएंगे, उससे हम डेफिनेशन के राइटर जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो और उनके जो परिभाषाएं लिखी हैं उनके बारे में बताएंगे आज। ठीक है, देखिए राष्ट्रों के धन में स्मिथ ने, ठीक है, जेवी से द्वारा धन का अध्ययन किया। राष्ट्रों के धन में किसमें किया? स्मिथ ने जेवी से द्वारा, मतलब जेवी से चीज द्वारा धन का अध्ययन किया। फिर वॉकर के साथ मिलकर क्या अर्थशास्त्र का संबंध धन से बताया। ठीक है, अर्थशास्त्र का संबंध क्या बताया? धन से। अब इसमें देखिए 3 डेफिनेशन है हमारे अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाओं की। देखिए पहली है आपकी एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की कौन सी है? अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन तथा कारणों की खोज करता है। ठीक है, देखिए हमने बोला था स्मिथ द्वारा हो गई किसका? क्या? राष्ट्रों के धन का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की। क्या करता है? अर्थशास्त्र राष्ट्रों से जो भी धन आता है वो और उसके जो भी रीजन है उसकी खोज करता है। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन जेबीसी द्वारा। देखिए पहला तो आपका ये हो गया राष्ट्रों के धन स्मिथ द्वारा। ठीक है, फिर है जेबीसी द्वारा क्या? धन का अध्ययन। ठीक है, तो लिखेंगे हम जेबीसी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो क्या करता है? धन का अध्ययन करता है। ये थी आपकी जेबीसी द्वारा। अब है वॉकर के द्वारा। वॉकर के द्वारा क्या? अर्थशास्त्र का संबंध धन से है। ठीक है, अर्थशास्त्र का संबंध धन से। अब किसके द्वारा? एफ के वॉकर। क्या कहा है अपन? एफ के वॉकर ने कहा है अर्थशास्त्र ज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध धन से। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म थी। राष्ट्र के धन में स्मिथ ने जेवीसी द्वारा धन का अध्ययन किया, फिर वॉकर के साथ मिलकर अर्थशास्त्र का संबंध धन से बताया। ठीक है, तो एडम स्मिथ क्या की थी? अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन का कारणों की खोज करता है। जेवीसी की थी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। और एफ के वॉकर की थी अर्थशास्त्र ज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध धन से है। ये थी आपकी कल्याण धन संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, अब हम करेंगे मार्शल की परिभाषाएं। ठीक है, मार्शल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो मार्शल की द्वारा बनाई गई सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, मार्शल ने इन सारे डेफिनेशनों को लिखा है। ठीक है, देखिए पहले क्या है? मार्शल मानव की क्रियाओं का अध्ययन किया। मार्शल ने क्या किया? मानव की क्रियाओं का अध्ययन। ये डेफिनेशन है उनकी। ठीक है, मार्शल ने क्या किया? मानव की क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है कि मार्शल का क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थात वह विज्ञान है जो मानव की क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या थी इनकी दूसरी डेफिनेशन थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लागू करना। अर्थशास्त्र के
क्या बोला इन्होंने कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की सिद्धांत, जो अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थशास्त्र के डेफिनेशन क्या बोली है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब तीसरी डेफिनेशन क्या थी उनका, धन का उपयोग मनुष्य के लिए है। ठीक है, मार्शल की तीसरी डेफिनेशन क्या थी, धन का उपयोग। मार्शल ने क्या कहा था कि धन का उपयोग क्या हो सकता है, धन का उपयोग मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य धन के लिए है, धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। क्या था इनकी डेफिनेशन, धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन हो गई आपकी। अब फोर्थ डेफिनेशन क्या कहती है, कला और विज्ञान दोनों है। मार्शल ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों कहा है। ठीक है, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, इनकी कितनी डेफिनेशन हो गई, 4 डेफिनेशन हो गई। क्या क्या, मार्शल ने मानव की क्रियाओं का अध्ययन किया तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लागू किया, फिर धन का उपयोग मनुष्य के लिए किया, और तथा क्या किया था, मनोविज्ञान तथा कला और विज्ञान दोनों तरीके से उद्देश्यों को तटस्थ किया। उद्देश्यों को तटस्थ किया, उनकी फिफ्थ डेफिनेशन है। क्या कहा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, जो उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। तटस्थ मतलब होता सत्य है। ठीक है, क्या है, उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। ठीक है, फिफ्थ डेफिनेशन हो गई उनकी। सिक्स डेफिनेशन क्या है, आर्थिक क्रियाओं द्वारा, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, पहले ये क्या है, आर्थिक क्रियाएं। तो क्या कहा है मार्शल ने, अर्थशास्त्र वह है जिसमें आर्थिक क्रियाएं होती है, जिसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र वह है जिसमें क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इनकी कौन सी डेफिनेशन थी, सिक्स डेफिनेशन। आप बोल रहे हैं फिर आर्थिक क्रियाओं द्वारा परिभाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है अर्थशास्त्र परिभाषाओं का वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण मतलब बांटता है। ठीक है, ठीक है, फिर बोल रहे हैं क्या था यहां से पढ़ने वाला, मार्शल ने मानव की क्रियाओं का अध्ययन किया, अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लागू किया, फिर धन का उपयोग मनुष्य के लिए किया। ठीक है, तथा कला और विज्ञान दोनों तरीके से उद्देश्यों को तटस्थ किया। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर आर्थिक क्रियाओं द्वारा परिभाषाओं का वर्गीकरण किया, वर्गीकरण करके समाज के लिए
सामाजिक विज्ञान के साथ आर्थिक विज्ञान को घेर लिया, मतलब दोनों को, सामाजिक विज्ञान और आर्थिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और आर्थिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान भी है और आर्थिक विज्ञान भी है। मार्शल ने कहा है क्या, अर्थशास्त्र, सामाजिक व आर्थिक विज्ञान दोनों है। ठीक है, फिर क्या, फिर संगठन को अधिक उत्तम बनाकर श्रम व पूंजी की इकाइयों में अधिक उत्पादन कराया। क्या, संगठन क्या है, संगठन को अधिक उत्तम बनाकर श्रम व पूंजी इकाइयों को अधिक उत्पादन किया, श्रम व पूंजी की इकाइयों में अधिक उत्पादन किया। ये उनकी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र देखो, श्रम व पूंजी में संगठन, श्रम व पूंजी ने संगठन को अधिक उत्तम बनाया है, संगठन को अधिक उत्तम बनाया है। ठीक है, श्रम व पूंजी से मतलब कठिन से, और श्रम मतलब कार्य करने वाले लोगों से। ठीक है, कार्य करने वाले जो काम कर रहे हैं वो, पूंजी मतलब पैसा लगाकर, संगठन को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरा संगठन, ग्रुप, ठीक है, को क्या अधिक उत्तम बनाया, मतलब अधिक श्रेष्ठ बनाया, अच्छा बनाया है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन और है इनकी, क्या, कृषि में सुधार लाने के लिए भूमि का प्रयोग किया। क्या क्या, कृषि में सुधार लाने के लिए भूमि का प्रयोग किया। देखिए श्रम व पूंजी की एक डेफिनेशन और है, ये है सीमांत प्रतिफल स्थिर नियम। मतलब जो आपका क्या होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है। ठीक है, वो नियम मतलब घटते हुए क्रम में नहीं होता। उस नियम के अंतर्गत श्रम व पूंजी की इकाइयां बढ़ाने से, उन श्रम और पूंजी की इकाइयों को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक उत्पादन नहीं होगा, मतलब जितना है उतना ही उत्पादन होगा, उससे ज्यादा अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये थी श्रम व पूंजी की एक और डेफिनेशन। ठीक है, फिर बोलते हैं, फिर कृषि में सुधार लाने के लिए भूमि का प्रयोग किया। अब ये क्या है, यदि कृषि में सुधार ना हो, इनकी डेफिनेशन है मार्शल की, क्या, यदि कृषि में सुधार ना हो तो कृषि पर लगातार कृषि करने में उपयोग की गई। यदि कृषि में सुधार ना हो तो भूमि पर लगातार कृषि करने में प्रयोग की गई। मतलब क्या हुआ कि अगर कृषि में सुधार ना हुआ हो तो भूमि का जो यूज है, जो भूमि का उपयोग है, वो कृषि बनाने में ही किया जाएगा, कृषि को करने में ही किया जाएगा। ठीक है, अब आता है धन उत्पन्न करना। ठीक है, इनकी डेफिनेशन है धन उत्पन्न करना, धन उत्पत्ति। ठीक है, अब आता है भौतिक व अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, वो हमने यहां से उठाया था, भौतिक अभौतिक वस्तुओं। ठीक है, तो क्या था, देश के प्राकृतिक साधनों, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिलते हैं, हवा, ठीक है, पानी, ठीक है, देश के प्राकृतिक साधनों एवं पर श्रम व पूंजी द्वारा कार्य करने पर, श्रम मतलब कठिन काम करने पर या पूंजी या पैसा लगाने पर, ठीक है, द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष मतलब हर साल विभिन्न भौतिक, जो भौतिक चीजें हैं और वह अभौतिक वस्तुएं, भौतिक व अभौतिक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन थी आपकी मार्शल की। ठीक है, अब हम डेफिनेशन लिखेंगे रॉबिन्स की, सारी डेफिनेशन जितनी भी है सारी डेफिनेशन रॉबिन्स की लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए रॉबिन्स की परिभाषाएं आएंगी। रॉबिन्स ने सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही विज्ञान में, देखिए पहला तो इनकी डेफिनेशन है रॉबिन्स की, सामाजिक और विज्ञान दोनों ही, ठीक है, विज्ञान में जीवन की असीमित आवश्यकताओं, जीवन की असीमित आवश्यकताओं के बारे में बताया। ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, सामाजिक व्यक्तिगत दोनों और जीवन की असीमित आवश्यकताओं। ठीक है, बताया। फिर आर्थिक व आर्थिक अनार्थिक, ठीक है, आर्थिक व अनार्थिक, धन से रिलेटेड और बिना धन के रिलेटेड, ठीक है, दोनों ही क्रियाओं द्वारा अब साधनों को सीमित किया, साधन को सीमित किया। ठीक है, फिर और राजनीतिक अर्थव्यवस्था द्वारा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था
ठीक है, जो राज से रिलेटेड होती है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था द्वारा अर्थशास्त्री का काम निर्धारित किया। ठीक है, फिर अपने सिरों के प्रति बीच तटस्थ। ठीक है, इनकी डेफिनेशन है स्थापित करके और अधिक उत्पादन कमाया। क्या? अधिक उत्पादन करवाया। ठीक है, फिर क्या था? फिर श्रीमती रॉबिन्सन के साथ, अब जो भी डेफिनेशन है वो श्रीमती रॉबिन्सन की है, रॉबिन्स की नहीं है, रॉबिन्सन की। ठीक है, श्रीमती रॉबिन्सन के साथ मिलकर उत्पत्ति के साधन की मात्रा बढ़ाई और उसमें वृद्धि कराई। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं क्या? रॉबिन्स ने सामाजिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही विज्ञान में जीवन की असीमित आवश्यकताओं के बारे में बताया। ठीक है, फिर आर्थिक व अनार्थिक दोनों ही क्रियाओं द्वारा साध्यों को सीमित किया। ठीक है, और राजनीतिक अर्थव्यवस्था द्वारा अर्थशास्त्री का काम निर्धारित किया। फिर अपने सिरों के बीच तटस्थ स्थापित करके, ठीक है, और अधिक उत्पादन करवाया। ठीक है, फिर श्रीमती रॉबिन्सन के साथ मिलकर उत्पत्ति के साधन की मात्रा बढ़ाई और उसमें वृद्धि कराई। अब देखिए हम डेफिनेशन क्या क्या है, अब लिखेंगे रॉबिन्स के अनुसार। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों विज्ञान है, प्रकार का विज्ञान है, मतलब समाज से भी रिलेटेड है और लोगों से भी रिलेटेड। ठीक है, फिर क्या बोला उन्होंने? जीवन की असीमित आवश्यकता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें जीवन की असीमित आवश्यकताएं हैं, जीवन की असीमित आवश्यकता है। ठीक है, क्या है? ये था आपका अर्थशास्त्र सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का विज्ञान है, समाज से भी रिलेटेड है और लोगों से भी रिलेटेड। ठीक है, अब अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें जीवन की असीमित आवश्यकता है, मतलब असीमित का मतलब होता है कि हमारी इच्छाएं जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं, एक आवश्यकता होती है आपको, फिर आपकी पूरी हो जाती है, फिर दूसरी आवश्यकता पड़ जाती है। तो जीवन में कितनी है? असीमित आवश्यकताएं। ठीक है, अब क्या है? आर्थिक व अनार्थिक क्रियाएं हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें आर्थिक व अनार्थिक दोनों क्रियाओं का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो क्या है? आर्थिक व अनार्थिक। अर्थात वह विज्ञान है जिसमें आर्थिक व अनार्थिक दोनों ही क्रियाओं का वर्णन हुआ है। आर्थिक का मतलब जो धन से संबंधित क्रियाएं हैं वो, और अनार्थिक का मतलब जो धन से संबंधित नहीं है, जो सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, दोनों क्रियाओं का वर्णन हुआ है, अर्थात वह विज्ञान है। ठीक है, अब क्या है आपका? साधनों का सीमित। ठीक है, अर्थात वह विज्ञान है जिसमें साधन सीमित है, आपके साधन जो करने का तरीका है काम को वो सीमित है। ठीक है, अर्थशास्त्र साध्यों के लिए सीमित है। ठीक है, अब क्या है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। ठीक है, तो राजनीतिक जो होती है राज्य से रिलेटेड, ठीक है, जो नेता वगैरह होते हैं उन हमारे राज्य से रिलेटेड पूरा राज्य जो होता है, ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था वो होती है। अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था
का वर्णन करती है। ठीक है, क्या है रॉबिन्सन के अनुसार परिभाषा? स्थिरों के प्रति तटस्थ अर्थात वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो स्थिरों के बीच तटस्थ है। ठीक है, मतलब ऊपरी हिस्से, सिरों का मतलब होता है ऊपरी हिस्से के भी सत्य है, तो इसका मतलब होता है सत्य है। ठीक है, फिर रॉबिन्सन की द्वारा है अधिक उत्पादन करवाया। क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अधिक उत्पादन संभव करती है, अर्थात वह विज्ञान है जो अधिकतम उत्पादन संभव करती है। ठीक है, अधिकतम उत्पादन संभव करती है। ठीक है, अब आती है श्रीमती रॉबिन्सन की। क्या है श्रीमती रॉबिन्सन की डेफिनेशन? रॉबिन्सन की डेफिनेशन क्या कहती है? यदि उद्योग में उत्पत्ति की साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है, किसी भी उद्योग में क्या होता है, उत्पत्ति की साधन, उत्पादन की साधन मतलब पूंजी, श्रम, ठीक है, उद्यमी, इन सब की मात्रा क्या होती है? बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा है श्रीमती रॉबिन्सन की। क्या है? देखिए यहाँ पे ये वाले तो हो गई, उत्पादन की मात्रा मतलब बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब उसमें वृद्धि की जाती है। अब देखिए उत्पादन के एक साधन की निश्चित मात्रा होने पर यदि अन्य साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि की जाए, क्या हो रहा है? उत्पादन के एक साधन निश्चित है तो दूसरे साधनों में लगातार वृद्धि की जाएगी। ठीक है, वही क्या कहलाएगी आपकी रॉबिन्सन की डेफिनेशन, श्रीमती रॉबिन्सन की डेफिनेशन। ठीक है, उत्पादन के एक साधन की निश्चित मात्रा में होने पर अन्य साधनों की मात्रा में भी वृद्धि की जाए। ठीक है, लगातार वृद्धि की जाए। ठीक है, अब हम आपकी कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने लिखी हैं, उन्हें एक साथ कंबाइन करके कुछ लिखेंगे। ठीक है, पहले आप उसकी स्टोरी लिखेंगे हम, फिर आप उस स्टोरी के बारे में फिर उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, अर्थशास्त्री और परिभाषाओं के बारे में। देखिए, रोजगार व जीवन स्तर को प्रभावित करने के लिए वेहनम ने मेहता की अवस्था को साधन के रूप में निर्धारित किया। अब देखिए क्या थी परिभाषा? रोजगार व जीवन स्तर को प्रभावित करना, किसकी है ये? वेहनम की। ठीक है, ने क्या किया? मेहता की डेफिनेशन क्या है? अवस्था को साधन के रूप में निर्धारित किया। ठीक है, फिर बोला था नेविन। ठीक है, नेविन के द्वारा दो वस्तुओं की मात्रा को पसंद नहीं किया गया। दो वस्तुओं की मात्रा को पसंद नहीं करना, ये किनकी है? नेविन की। ठीक है, तथा ज्ञान के उत्पादन का साधन है। किसके द्वारा है? ये क्लार्क के द्वारा। ठीक है, क्लार्क के द्वारा निर्धारित करवाया। ठीक है, फिर थी क्रॉस की क्या है? उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि कराना। ठीक है, ये किसकी है? क्रॉस की। फिर है स्टिगलर की। स्टिगलर ने कब क्या था? फिर स्टिगलर के साथ मिलकर निर्धारित किया गया कि एक निश्चित सीमा के पश्चात उत्पादन वृद्धि खुद कम हो जाती है। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे एक बार। रोजगार व जीवन स्तर को प्रभावित करने के लिए, क्या रोजगार व जीवन स्तर प्रभावित करना किसका है? वेहनम के लिए वेहनम ने मेहता की अवस्था को साधन के रूप में निर्धारित किया। मेहता की अवस्था को साधन के रूप में निर्धारित किया। ठीक है, तथा नेविन ने क्या किया? दो वस्तुओं की मात्रा को पसंद नहीं किया। जो दो वस्तुओं की मात्रा थी उन्हें पसंद नहीं किया। तथा ज्ञान के उत्पादन का साधन है, तथा ज्ञान उत्पादन का साधन है, किसने कहा था? क्लार्क ने। क्लार्क के द्वारा निर्धारित करवाया। ठीक है, क्रॉस द्वारा उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि कराई। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या थी? उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि करवाना। फिर स्टिगलर के साथ मिलकर निर्धारित किया कि एक निश्चित सीमा के पश्चात उत्पादन में वृद्धि खुद कम हो जाती है। ये थी किसकी? स्टिगलर की। ठीक है, अब वेहनम के साथ लिखो। वेहनम की डेफिनेशन क्या है?
अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो रोजगार व जीवन स्तर को प्रभावित करता है। रोजगार व जीवन स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, अब मेहता क्या कहते हैं? जीवन स्तर को प्रभावित करने के लिए बहनम, ये किसकी डेफिनेशन है? रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करना बहनम की है। ठीक है, ने मेहता की अवस्था को साधन के रूप में निर्धारित किया। मेहता की अवस्था के रूप में साधन के रूप में निर्धारित करना। ठीक है, फिर निर्धारित किया था नेविल के द्वारा दो वस्तुओं की मात्रा को पसंद नहीं किया गया। नेविल ने क्या कहा है? दो वस्तुओं की मात्रा को पसंद नहीं किया गया तथा ज्ञान के उत्पादन का साधन है। ज्ञान उत्पादन का साधन है, ये किसकी है? क्लार्क की द्वारा निर्धारित करवाया। ठीक है, क्रॉस ने क्या बोला है? क्रॉस द्वारा उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि कराई। क्रॉस ने क्या बोला? उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि कराई। ठीक है, फिर स्टिगलर ने क्या बोला है? स्टिगलर ने बोला है स्टिगलर के साथ मिलकर निर्धारित किया गया कि एक निश्चित सीमा के पश्चात उत्पादन में वृद्धि खुद कम हो जाती है। ये किसने बोला है? स्टिगलर ने। ठीक है, आप देखिए मेहनत की डेफिनेशन क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो रोजगार व जीवन स्तर को प्रभावित करता है। कौन सा विज्ञान है? वह विज्ञान जो क्या करता है? रोजगार मतलब आपके जो काम करना है और आपके जीवन स्तर को, दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, मेहता क्या कहते हैं? मेहता कहते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का इच्छा रहित, मानव के जो व्यवहार होते हैं उनकी इच्छा रहित मतलब उनसे इच्छा से अलग अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। मतलब उसकी इच्छा के अलग जो भी साधन में पहुंचने के लिए क्या करता है? वह साधन का प्रयोग करता है। ठीक है, अब एडवर्ड नेविन के अनुसार क्या होता है? किसी उपभोक्ता को दो विभिन्न वस्तुओं की, किसी उपभोक्ता जो उपभोग करता है, ठीक है, जो बनाता है, उन दो विभिन्न वस्तुओं की दी हुई मात्रा, दो विभिन्न वस्तुओं की दी हुई मात्रा के संबंध में कोई विशेष अनिवार्य पसंदगी नहीं है। मतलब कोई भी चीज पसंद नहीं है उन्हें। ठीक है, तो ये थी नेविन की। अब आती है कौन सी? अब आती है क्लार्क की। ठीक है, देखिए क्लार्क क्या कहते हैं? ज्ञान के उत्पादन का साधन है, ज्ञान ही उत्पादन का साधन है। किसने कहा है? ये कहा है क्लार्क ने, J.M. क्लार्क ने। ठीक है, फिर बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस किसी भूमि के टुकड़े पर, मतलब कोई भी भूमि है उसके टुकड़े पर श्रम व पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयां उत्पादन में अनुपात में कम वृद्धि करती है। मतलब उसकी इकाइयों की क्या होता है? इकाइयों के उत्पादन में अनुपात में कम वृद्धि करती है। मतलब रेशो जो होता है उसका, उसमें क्या होती है? कम वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आता है स्टिगलर के अनुसार। हमें बताते हैं स्टिगलर में एक निश्चित सीमा के पश्चात उत्पादन में वृद्धि खुद कम हो जाती है। तो क्या है स्टिगलर में? यदि किसी एक साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, किसमें? एक साधन में। ठीक है, एक साधन में क्या की जा रही है? एक साधन की इकाइयों में वृद्धि की जा रही है, तो एक निश्चित सीमा के पश्चात मतलब एक निश्चित सीमा के बाद में उत्पादन में वृद्धि कम होने लगती है। मतलब उत्पादन की वृद्धि कम हो जाती है। अगर इकाइयां बढ़ रही हैं तो उत्पादन में वृद्धि कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है? पेंशन में भौतिक कल्याण के लिए। तो पेंशन की डेफिनेशन क्या है? पेंशन की है भौतिक कल्याण के लिए। ठीक है, पीगू को कला बताकर, पीगू की डेफिनेशन है कला बताकर उसे विदेशों से प्राप्त आय में शामिल किया। विदेशों से प्राप्त आय भी उनकी डेफिनेशन है। ठीक है, शामिल किया और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ढंग से मुद्रा में मापा। ठीक है, फिर कैनन के उत्पादन व वितरण का सिद्धांत लागू किया। किसका? कैनन के द्वारा उत्पादन व वितरण का सिद्धांत लागू। ठीक है, तथा जनसंख्या एवं साधनों का पूर्ण समन्वय कराया। किसकी है? कैनन की है। दोनों डेफिनेशन दी है, उत्पादन वितरण का सिद्धांत और जनसंख्या एवं साधनों के पूर्ण समन्वय कराया। ठीक है, तथा डाल्टन द्वारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर। ठीक है, डाल्टन के द्वारा क्या किया? प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया। फिर कार से, मतलब ये भी है कार सार्डस है ना, ये अर्थशास्त्री है, कार से आर्थिक कल्याण उत्पन्न करने के लिए चला गया। आर्थिक कल्याण उत्पन्न करना। ठीक है, फिर अपने जीवन स्तर को अधिकतम करने के लिए, जीवन स्तर को अधिकतम करना बोल्टिंग के द्वारा, बोल्टिंग से संपर्क किया। ठीक है, और
अधिकतम उत्पादन करने के लिए, अधिकतम उत्पादन करना हिग्स को के लिए हिग्स को आदेश दिए। तो दोबारा पढ़ेंगे। पेंचर ने भौतिक कल्याण के लिए पीगू को कला बताकर उसे विदेशों से प्राप्त आय में शामिल किया, ठीक है, और प्रत्यक्ष व परोक्ष ढंग से उसे मुद्रा में मापा, ठीक है। फिर कैनन के उत्पादन व वितरण का सिद्धांत लागू किया तथा जनसंख्या एवं साधनों में पूर्ण समन्वय करवाया तथा डाल्टन द्वारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर कार्य से आर्थिक कल्याण उत्पन्न करने के लिए चला गया। फिर अपने जीवन स्तर को अधिकतम करने के लिए बोल्डिंग से संपर्क किया और अधिकतम उत्पादन करने के लिए हिग्स को आदेश दिया, ठीक है। देखिए पेंशन की डेफिनेशन क्या है? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, हमने वहीं पे बताया था भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ठीक है। भौतिक पीगू क्या है? पीगू है अर्थशास्त्र कला है। पीगू ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र कला है, ठीक है। और उनकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? राष्ट्रीय आय किसी समाज की वह वास्तविक आय है। राष्ट्रीय आय किसी समाज की वह वास्तविक आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। किसे समाज की व्यवहारिक आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है और जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है ना, मुद्रा में भी नापा जा सकता है, ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन क्या है? राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष व परोक्ष ढंग से मुद्रा के रूप में माप की जा सकती है। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे रहा हो उससे भी, और जो ना दिखाई दे रहा हो उस चीज को भी मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी किसकी? पीगू की। अब है आपकी किसकी? कैनन की, ठीक है। कैनन की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र उत्पादन व वितरण का सिद्धांत है, मतलब उत्पादन करने का और बांटने का सिद्धांत है, ठीक है। उनकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? अर्थशास्त्र जनसंख्या व साधनों का पूर्ण समन्वय है, मतलब दोनों चीज उसमें इंक्लूड है, जनसंख्या भी और साधन भी। साधन मतलब पूंजी, भूमि, श्रम, ठीक है। डाल्टन परिभाषा क्या कहती है? कहती है प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना ही राष्ट्रीय आय है। यहाँ से आपको डाल्टन की होगी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, ठीक है। प्रति व्यक्ति को आय बढ़ाना ही राष्ट्रीय आय है, ठीक है। हमने कार्य यहाँ पे कार्य के अधिक आर्थिक कल्याण उत्पन्न करना बोला था, तो कार्य सारस के द्वारा अर्थशास्त्र वह है जो आर्थिक कल्याण उत्पन्न करता है। आर्थिक कल्याण व धन से संबंधित कल्याण को उत्पन्न करता है, ठीक है। बोल्डिंग क्या कह रहे थे? बोल्डिंग कह रहे थे जिस स्तर पर जीवन स्तर अधिकतम होता है वही अर्थशास्त्र है। हमने यहाँ बताया था अधिकतम जीवन स्तर का अधिकतम करना, ठीक है, बोल्डिंग के अनुसार। तो जिस स्तर पर जीवन स्तर क्या होता है? बढ़ता है, वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। हिग्स क्या है? हिग्स के द्वारा क्या है? अधिकतम उत्पादन करना, ठीक है। हिग्स के द्वारा क्या है? हिग्स जनसंख्या सिद्धांत वह है जिसमें प्रति व्यक्ति आय का उत्पादन अधिक हो, ठीक है। प्रति व्यक्ति की आय में क्या हो रहा हो? प्रति व्यक्ति का आय का क्या हो रहा हो? आय का उत्पादन हो रहा हो, बढ़ रहा हो, मतलब, ठीक है। देखिए विकसित ने क्या कहा है? विकसित ने क्या कहा है कि इसकी क्रिया विश्वव्यापी है। क्रिया विश्वव्यापी विकसित की, ठीक है, ये डेफिनेशन है इनकी। विकसित की क्रिया विश्वव्यापी होकर उनके जीवन का नियम सिखाती है, उसके जीवन का नियम सिखाती है। तो जीवन का नियम इनकी दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। यह नियम सिखाकर यह लेफ्ट बीच अर्थशास्त्री हैं, उनका भौतिक संबंध का प्रयोग करके, अब देखिए भौतिक लेफ्ट बीच की परिभाषा है भौतिक संबंध का प्रयोग करके वाटसन का क्या है? भौतिक अदाओं पर, भौतिक अदा किसकी है? वाटसन की, ठीक है। तथा जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ाकर किसकी है? माल्थस को सौंप देते हैं, ठीक है। फिर कुछ इसकी स्त्री जनसंख्या पर ध्यान देती है। कुछ इसकी क्या है? स्त्री जनसंख्या। फिर ध्यान देते हैं और साइमन के साथ मिलकर उसकी उत्पादन प्रणाली अंतिम भोक्ता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये किसकी भी? साइमन की। और राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा क्या करते हैं? दोहरी गणना को मापते हैं, ठीक है। और लुईस की थी, लुईस के साथ मिलकर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं और तेजी एवं मंदी की मुराद मांगते हैं। मुराद लिखे हैं एना, तो मुरादी आपके अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तेजी एवं मंदी की मुराद मांगती हैं, ठीक है, जिससे हेवलर अर्थशास्त्री हैं आय का उपयोग व उत्पादन अधिक हो सके, ठीक है। द्वारा पढ़ते हैं। विकसित की क्रिया विश्वव्यापी होकर उसके जीवन का नियम सिखाती है। यह नियम सिखाकर यह लेफ्ट बीच को भौतिक संबंध का प्रयोग करा के वाटसन को भौतिक अदाओं पर ध्यान दिलाती है, ठीक है। तथा जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ाकर माल्थस को सौंप देती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं? फिर कुछ इसकी जनसंख्या पर ध्यान देते हैं और साइमन के साथ मिलकर उसकी उत्पादन प्रणाली को अंतिम उपभोक्ता
को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा दोहरी गणना को मापते हैं। ठीक है, और लुईस के साथ आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं और तेजी और मंदी की मुराद मांगती हैं। ठीक है, जिससे हेवलर और आय का उपयोग उत्पादन अधिक हो सके। ठीक है, अब देखिए विकसित की क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम। हमने उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में बताया था। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है, जिसके साधन क्या होते हैं, बढ़ती दर से घट जाते हैं। वो साधन क्या कहलाते हैं, एक साधन स्थिर रहता है और बाकी साधन क्या होते हैं, बाकी साधन होते हैं बढ़ती दर से घट जाते हैं। ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशीलता सर्वविश्वव्यापी है, उसकी क्रियाशील क्या है, विश्वव्यापी, विश्व में है। ठीक है, फिर दूसरी परिभाषा क्या है इनकी, उत्पत्ति ह्रास नियम उतना ही सार्वभौमिक है जितना का जीवन का नियम, मतलब ये उतना ही सार्वभौमिक है जितना आपके जीवन का नियम है। ठीक है, अब लेफ्ट पीछे की डेफिनेशन क्या कहती है, लेफ्ट पीछे डेफिनेशन कहती है उत्पादन फलन भौतिक संबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमने यहाँ बताया था भौतिक संबंध के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट पीछे क्या कहती है, उत्पादन फलन किसके लिए किया जाता है, भौतिक संबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब वाटसन क्या कहते हैं, वाटसन कहते हैं किसी फर्म की भौतिक अदाओं, यहाँ बताया था हमने भौतिक अदाओं। ठीक है, वाटसन की भौतिक अदाओं, किसी फर्म की भौतिक अदाओं एवं भौतिक उत्पादनों के मध्य संबंध को उत्पादन फल कहते हैं। भौतिक अदाओं और भौतिक उत्पादन, ठीक है, आने वाली चीजें अदाओं। ठीक है, और क्या कहते हैं, मादस कहते हैं उत्पादन कलाओं की एक दी हुई स्थिति में, उत्पादन कलाओं की दी हुई स्थिति में जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा, मतलब जनसंख्या कहते हैं जीवन के रहने के तरीके की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है, मतलब अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। और ठीक है, ये माल्थस कहते हैं। अब कुजुस्की क्या कहते हैं, कुजुस्की की स्थिर जनसंख्या बोला था, तो जिस दर से स्थिर जनसंख्या अपने आप को प्रतिस्थापित करती है, मतलब बदलती है या नष्ट करती है, वह क्या कहलाती है, वह वास्तविक पूर्ण उत्पादन दर कहलाती है। ठीक है, मतलब द्वारा बढ़ाने वाली दर। ठीक है, एक वस्तु एक चीज की जगह प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक चीज की जगह दूसरी वस्तु को रखना। ठीक है, नष्ट करना, एक के बाद दूसरी वस्तु को रखना। ठीक है, जिस तरह से इसी जनसंख्या अपने आप को प्रतिस्थापित करती है वास्तविक पुनर्दर कहलाती है। ठीक है, अब कुछ इसकी बात किसकी है, साइमन की। साइमन क्या कहते हैं, साइमन कुजनेट्स कहते हैं राष्ट्रीय आय वस्तुओं एवं सेवाओं की वह शुद्ध उत्पत्ति है जो वर्ष में देश की उत्पादन प्रणाली, उत्पादन मतलब उत्पादन बनाने वाली चीजों को, से प्रभावित होकर अंतिम उपभोक्ता के हाथों बनाती है। मतलब एक प्रणाली क्या होती है, उत्पादन प्रणाली बनाती है चीजों को, फिर लास्ट में बेचने वाले जो बेच कर खाते हैं, मतलब लास्ट में उनके हाथों पहुंचाती है जो उस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो किसकी थे, साइमन कुजनेट। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति की दोहरी गणना को मापती है, हमने बताया था। देखो भारतीय राष्ट्रीय आय समिति क्या कहती है, किसी दी हुई अवधि में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को, वस्तुओं और सेवाओं दोनों चीजों के उत्पादन की मात्रा को किसी दोहरी गणना में के मापने से है। दोहरी मतलब दोनों गणनाओं से। ठीक है, अब प्रोफेसर लुईस क्या कहते हैं, कि प्रोफेसर लुईस की क्या थी, आर्थिक विकास को प्राथमिकता। तो क्या क्या है इनका, राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास की प्राथमिकता की कसौटी है। मतलब क्या है, आर्थिक विकास के लिए ये क्या है, पहले है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास के लिए पहली है। ठीक है, एनातोल मुराद क्या कहते हैं, एनातोल मुराद क्या, तेजी और मंदी की मुराद मांगती है। ठीक है, तो मुराद का हमने कर दिया था। ठीक है, तेजी व मंदी की बार बार उत्पन्न होने की अवस्था को क्या कहते हैं, व्यापार चक्र। मतलब कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है, इन चीजों की उत्पन्न होने की अवस्था को क्या कहते हैं, हम व्यापार चक्र कहते हैं। ठीक है, अब हेवलर क्या बोलते हैं, हेवलर ने आय का उपयोग और उत्पादन अधिक हो सके, क्या बोला है उन्होंने, हेवलर ने बोला है जिसमें वास्तविक आय का उपयोग व उत्पादन अधिक होता है, दोनों चीजों में, किसमें, वास्तविक आय में का उपयोग और उत्पादन अधिक होता है, वो क्या कहलाती है, हेवलर। हेवलर की डेफिनेशन है। ठीक है, ये थी हमारी 55 डेफिनेशन थी, जो भी आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है।